हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स को देखेंगे। इसमें हम लोग सेक्शन वाइज ना करके टॉपिक वाइज करेंगे कि होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स से जो भी रिलेटेड सेक्शन है उन सबको हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, इसमें और कई सारे छोटे छोटे सेक्शंस हैं, उनको भी इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, होल्डर क्या कहता है। सेक्शन 8 होल्डर को डिफाइन करता है, उसकी डिफिनेशंस बताता है। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, बस वो इंटाइटल्ड होना चाहिए नाम के पोजीशन के लिए, तो वो रिसीव कर सकता है जो भी अमाउंट ड्यू है कंसल्ट पार्टी से, तथा जब नोट चेक बिल खोया है अगर उस टाइम जो होल्डर था वही माना जाएगा, वही ओनर होगा, वही ओनर माना जाएगा। चुराने वाला होल्डर नहीं कहलाता है। एजेंट भी होल्डर नहीं हो सकता है कि आप एजेंट को होल्डर मान लें। देखिए, जैसे एक व्यक्ति है जिसके पास BIR है और फिर B है जिसके पास BP है। ये B को ट्रांसफर करता है, लेकिन जो ड्यू इन कोर्स है ये C कहलाएगा। जो तीसरा पर्सन है वही कहलाएगा। तो ये सेक्शन 9 का था। तो देखिए, सेक्शन क्या कह रहा है कि दी होल्डर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक मीन्स, इसका मतलब क्या है। तो कह रहा है एनी पर्सन, कोई व्यक्ति, इंटाइटल्ड इन हिज ऑन नेम ऑफ टू दी पोजेशन दियर ऑफ, जिसके पोजेशन में है वही ओनर होगा। मतलब जैसे जो एग्जांपल दिए कि चोरी के टाइम अगर जिस व्यक्ति का था वही है, चोरी करने वाला पर्सन ओनर होल्डर नहीं होगा। और टू रिसीव और रिकवर दी अमाउंट ड्यू दियर ऑन from the parties there to where the notice, bill or check is lost or destroyed is its holder is the person so entitled at the time, कि अगर वो है ऑफ चेक सच lost for destruction. Broadly speaking, a holder means of the owner of a negotiable instrument. What is required is the right to possession. A person is possession of an instrument without having a right possession can't be called a holder. उसे नहीं बुलाया जा सकता है, जो अभी हमने बताया था। तो क्या कह रहा है कि the holder of a promissory note, bill of exchange of check means any person entitled on his own name. आप लोग अपने साथ बेयर एक्ट जरूर रखें और बेयर एक्ट को देखते हैं तभी समझ में आएगा। To the possession thereof and to receive or recover the amount due thereon from the parties threatened, where the note, bill or check is lost or destroyed is its holder in due person so entitled at the time of such loss of destruction. देखिए, इसमें एक केस है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अशोक कुमार वर्सेस डॉक्टर TR भागीरथ, AIR का 2009 का इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। इसमें कहा गया था कि, देखिए क्या कहा गया था, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स आर इंटाइटल्ड टू लीगल पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड फर्दर टू रिसीव एंड रिकवर अमाउंट कवर्ड अंडर इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम लॉयर। ये केस में कहा गया था कि सम्यक अनुक्रम में धारक अथवा अदाता का विधिक प्रतिनिधि किसी लिखित का विधिक कब्जा रखने का हकदार है और उस पर शोध रकम उसके पक्षकारों से प्राप्त करने या वसूल करने का हकदार होता है। अशोक कुमार बनाम डॉक्टर TR भागीरथी 2009 के केस में ये कहा गया था। अब हम लोग देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसमें यही है कि एक व्यक्ति होता है और B को करता है, लेकिन जो सेक्शन 9 है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में बात करता है। देखिए, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या कह रहा है। इसमें ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति प्लस कंसिडरेशन, उसका पोजेशन आना जरूरी है। तो देखिए, अमाउंट पेबल होने से पहले आना चाहिए, ये इसमें नीडेड है। फिर बिलीव होना चाहिए कि जो यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है डिफ़ॉल्ट नहीं है। फिर है विदाउट एनी डिफेक्ट ट्रांसफ़र होना चाहिए, कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। और गिफ्ट जो है
वो होल्डर कहलाता है, ना कि होल्डर इन ड्यू कोर्स। की जैसे गिफ्ट में मिला है, कोई भी चीज़ ए है वो बी को देता है, वो गिफ्ट में देता है, तो वो होल्डर कहलाएगा, ना कि होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा बी। सेक्शन 9 देखिए क्या कह रहा है। होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स एनी पर्सन who for consideration become the possessor of a promissory note, bill of exchange or check if payable to bearer or the payee or endorse thereof if payable to order before the amount mentioned in it become payable and without having sufficient cause to believe that any defect existed in the title of the person from whom the delivered his title। क्या कह रहा है, देखिए एक केस है, इसके थ्रू देखिए कि the claim of being a holder in due course can't be negatived merely on the basis of failure to prove bona fide or absence of negligence on the part of person claiming to be holder in due course। कहा गया था ये, देखिए इसमें मेसर्स पोनप्पा मथुन सन्स पालघाट वर्सेस कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड AIR 1991 का केस है। तो इसमें ये कहा गया था। देखिए और ये क्या बता रहा है, देखिए इसमें इसके इसेंटियल क्या हैं, पहले ये देखते हैं कि इसेंटियल्स ऑफ बिकम होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या कह रहा है कि वैल्यूएबल एंड लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, गिफ्ट नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है। देखिए अब इसके बाद ये कह रहा है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो मैच्योर होने से पहले आपको इंस्ट्रूमेंट मिल जाना चाहिए, तभी आप होल्डर इन ड्यू कोर्स बन पाएंगे। गुड फेथ में होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट व वैलिड नेचर का होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए, नेम अमाउंट इत्यादि जो भी प्रॉपर और कंप्लीट लगना चाहिए, जो भी है ये सारी चीज़ें कंप्लीट लगना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जिस पर्सन से रिसीव हुआ हो होल्डर होना चाहिए, ताकि वो होल्डर इन ड्यू बनने के लिए इंटाइटल्ड हो, कि जिस पर्सन से रिसीव हुआ है वो होल्डर होना चाहिए, तभी तो थर्ड पर्सन होल्डर इन ड्यू बनेगा, ये हुआ। फिर देखिए प्रिविलेज ऑफ बीइंग ए होल्डर इन ड्यू ऑफ कोर्स। क्या कह रहा है कि देखिए ये कह रहा है कि इन केस ऑफ इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, कोर्स ऑफ इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, यह वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका इनकम्प्लीट है और इसी में कुछ इसेंटियल हैं। एक इंस्ट्रूमेंट जो कि साइन है और वो डिलीवर किया गया है किसी दूसरे व्यक्ति को और उस पे स्टैंपिंग भी हो रखी है, उस पे स्टैंपिंग भी हो रखी है और उसके अंदर कुछ चीज़ें अनटाइटल्ड हैं, जैसे किसी ने किसी को चेक दिया, ट्रांसफ़र किया, डिलीवरी किया, स्टैंपिंग भी है उस पर उस चेक में अमाउंट फिल नहीं किया गया है। क्या कह रहा है कि चेक दिया, ट्रांसफ़र भी है, डिलीवरी भी हुई है, स्टैंपिंग भी हुई है, लेकिन अमाउंट नहीं फिल किया गया, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को इनकोएंट इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इनकोएंट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। मतलब कि इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि ये इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट हुआ। देखिए अब बात करते हैं इसमें सेक्शन 20 की। सेक्शन 20 क्या कहता है, देखिए ये डील करता है कि लेकिन हम लोग ऑर्डर इन ड्यू कोर्स के सेंस में इसको देख रहे हैं। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि अगर कोई इनकोएंट इंस्ट्रूमेंट है जो है किसी को दिया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है, वो फर्दर किसी और को इंडोर्स कर देता है, तो इंडोर्स करने के केस में जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, जो कि इसको एज अ इंडोर्समेंट इंस्ट्रूमेंट मिला है, उसके पास क्या फ़ायदे हैं। इनकोएंट इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 20 बात करता है इनकोएंट इंस्ट्रूमेंट की,
अधूरी स्टाम्पित अधूरी लिखत जो होती है, इनकोहेरेंट स्टाम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। कह रहा है कि व्हेन वन पर्सन साइन और डिलीवर टू अनदर ए प्रॉपर स्टाम्प्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ रिलेटिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देन इन फोर्स in India and either wholly blank or having written there on the incomplete negotiable instrument, he thereby given prima facie authority to the holder thereof to make or incomplete as the case may be upon it a negotiable instrument for any amount specified therein, the not exceeding the amount covered by the stamp, their person so signing shall be liable upon such instrument in the capacity in which offering the same to any holder in due course for such amount। लेकिन इसका देखिए प्रोवाइजो है वो क्या कह रहा है, प्रोवाइजो कह रहा है कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से भिन्न कोई व्यक्ति लिखत परिदत्त करने वाले व्यक्ति से उस रकम से अधिक कुछ वसूल ना करेगा जो उसके द्वारा तदधीन संदत्त की जाने के लिए आशयित थी। ये कह रहा है। तो देखिए ये पहला पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इन केस ऑफ फिक्टिशियस बिल, इन केस ऑफ फिक्टिशियस बिल, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉर किया गया है और उसमें कहा गया है कि पेबल होगा जो ड्रॉवर्स के ऑर्डर पे होगा और किसी फिक्टिशियस नेम पे होगा, कि मतलब कि कोई भी फिक्टिशियस पर्सन को पेमेंट की जाएगी, तो इस सिनेरियो में अगर ड्रॉवर हमारा इंडोर्स करता है ऐसे बिल को, किसको, हमारे किसी भी पर्सन को, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनेगा, हो जाएगा। पर्सन होगा पूरा इंटाइटल्ड होगा, जो पर्सन होगा पूरा इंटाइटल्ड होगा अमाउंट रिकवर करने के लिए, और जो हमारा एक्सेप्टर है वह यह नहीं कह सकता है कि मैं आपका पेमेंट नहीं दूंगा क्योंकि आप एक फिक्टिशियस पर्सन है। ये बात कर रहा है 42, सेक्शन 42। देखिए सेक्शन 42 क्या कह रहा है, वही हमने आपको बताया है। 42 बोल रहा है कि कल्पित नाम में लिखे गए विनिमय पत्र का प्रतिग्रहण, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ड्रॉन in fictitious name। The acceptor of a bill of exchange drawn in a fictitious name and payable to the drawer order is not, by reason that such name is fictitious, relieved from liable to any holder in due course claiming under the endorsement by the same hand as the drawer's signature and purporting to be made by the drawer। ये सेक्शन हुआ 42। इसमें देखिए कुछ केस दिए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मतलब ए एक व्यक्ति था, वो बी को अगर कर दिया है, लेकिन जो सी है वो को मतलब कि होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा, और जो ए है वो क्या कहलाएगा, वो ओनर कहलाएगा, होल्डर कहलाएगा। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ में आया। बाकी के सेक्शन नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। थैंक यू गाइस।